हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ एल्केन। एल्किनों के भौतिक गुण एवं इनका आपेक्षिक स्थायित्व। तो कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी, यानी कि एल्किनों की भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो के लेक्चर के अंदर हम एल्किनों की स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। रिलेटिव स्टेबिलिटी, आपेक्षिक स्थायित्व क्या होता है। हम जानते हैं कि एल्किनों में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड व एक पाई बॉन्ड होता है। हमें पता है कि कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। एल्किन में प्रत्येक कार्बन क्या होता है, एल्किन का जो भी प्रत्येक कार्बन होता है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। अतः इसकी आकृति क्या होती है, समतल्य होती है। sp2 संकरण पाया जाता है, इसलिए इसकी आकृति क्या होती है, समतल्य होती है। पाई बंध में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एल्किन इलेक्ट्रॉन आधिक्य हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं एल्किन के अंदर क्या पाया जाता है, पाई बॉन्ड पाया जाता है। पाई बॉन्ड के कारण पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और एल्किन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आधिक्य हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जिस कारण यह इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहो या इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। यानी क्या होता है कि जो एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण एल्कीन पर नेगेटिव आवेश बढ़ जाता है, इसलिए ये जो पॉजिटिव आवेश कहो या इलेक्ट्रॉन न्यून जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कि एल्कीन हाइड्रोजन अणु के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके ऊष्माक्षेपी प्रक्रम द्वारा एल्केन का निर्माण करती है। एल्कीन क्या करती है, हाइड्रोजन अणु को अपनी ओर आकर्षित करती है और हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी अभिक्रिया करती है, एडिशन रिएक्शन करती है। यानी कि हाइड्रोजन अणु उस एल्कीन पर आकर जुड़ेगा और एल्कीन पर जुड़कर क्या करेगा, एल्केन का निर्माण करेगा। इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें ऊर्जा ये रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ साथ उसमें क्या होती है, निकलती है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक मोल एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से उत्पन्न ऊष्मा को हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इसे डेल एच से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम एक मोल एल्कीन लेते हैं और उसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, यानी कि एक मोल एल्कीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो उस उस उसके कारण जो एल्केन बनेगा उसके साथ जो ऊष्मा निकलेगी वो क्या, ऊष्मा क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कहलाती है और इसे हम डेल एच से प्रदर्शित करते हैं। किसी एल्कीन के लिए हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान जितना अधिक होता है वह एल्कीन उतनी ही अस्थायी होती है। अब देखो, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान जितना ज़्यादा होगा वह एल्कीन उतनी ही अस्थायी कैसे होती है, मैं दिखाती हूँ आपको एग्जाम्पल के। तो हमने क्या पढ़ा कि डेल एच का मान, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान जितना ज़्यादा होगा एल्कीन का स्थायित्व उतना ही क्या होता है, कम होता है। यानी डेल एच का मान जितना ज़्यादा होगा एल्कीन का स्थायित्व उतना ही, वह एल्कीन उतनी ही कम स्थायी होती है। क्यों होती है, अब देखो डेल एच का मान कब बढ़ेगा, जब दो रिएक्टेंट आपस में जितनी जल्दी रिएक्शन करते हैं उतनी ही ज़्यादा डेल एच का मान बढ़ता है। यानी कि एल्कीन और हाइड्रोजन जब जितनी जल्दी रिएक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेल एच का मान बढ़ेगा। अब अगर ये जल्दी रिएक्शन करेगी, यानी एल्कीन इस हाइड्रोजन के साथ जल्दी रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या है, कम होगा। क्योंकि अगर कोई ये एल्कीन स्थायी है तो ये किसी के साथ जल्दी से इजीली रिएक्शन नहीं करती। अगर ये एल्कीन अस्थायी होगी तभी ये इसके साथ इजीली रिएक्शन करेगी। जब ये इसके साथ इजीली रिएक्शन करेगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, वो जल्दी बनेगा और जितना ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट का निर्माण होता है उतनी ही डेल एच का मान ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कि डेल एच का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्थायित्व कम होगा, क्योंकि डेल एच का मान जितना ज़्यादा होगा एल्कीन उतनी ही जल्दी रिएक्शन करेगी। अब अगर एल्कीन जल्दी रिएक्शन कर रही है तो उसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। और
ये है हमारी 1 ब्यूटीन। इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, यानी कि एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ ये क्या है? रिएक्शन है, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसलिए ऊष्मा का निष्कासन होगा, यानी कि हमें प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। अगर 1 ब्यूटेन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? 30 - 30.3 केसीएल प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यह है सिस 2 ब्यूटेन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं तो भी हमें ब्यूटेन प्राप्त हो रहा है, और ट्रांस 2 ब्यूटेन के साथ जब हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो भी हमें ब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। लेकिन इनमें डेल एच का मान क्या है? कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो एल्कीन है उनकी स्टेबिलिटी, उनकी जो रिएक्शन करने की है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ एल्कीन है, ये जो एल्कीन है 1 ब्यूटीन, ये हाइड्रोजन के साथ जल्दी से रिएक्शन करेगी, इसलिए डेल एच का मान बढ़ रहा है। जो सिस 2 ब्यूटीन है ये इसके साथ थोड़े कम टाइम में ज़्यादा टाइम लेगी रिएक्शन करने के लिए, इसलिए डेल एच का मान क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा। और जो ट्रांस होता है ये क्या है? और ज़्यादा टाइम लेगी, इसलिए डेल एच का मान, इसका मतलब जो ये 1 ब्यूटीन है वो क्या होगी? सबसे कम स्थायी होगी, ये इसकी तुलना में ज़्यादा स्थायी होगी। और ये जो ट्रांस 2 ब्यूटेन है ये इन तीनों की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्थायी है। अब जो अगर ये स्थायी है तो इसके लिए डेल एच का मान कम होगा, क्योंकि ये स्थायी है तो ये हाइड्रोजन के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगी। अगर ये इसके साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगी तो डेल एच का मान क्या होगा? कम होगा।